बिहार में जो हुआ वो कोई सामान्य जीत नहीं थी। बम्पर वोटिंग और फिर एनडीए की 200 पार सीटें। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। एग्जिट पोल वाले भी शर्मा गए। विपक्ष तो अब तक वोट चोरी और गणेश कुमार की जीत है यही चिल्ला रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है, ये प्रचंड बहुमत आया कैसे? क्या विपक्ष सही मुद्दा उठा रहा है? क्या सचमुच? या दूसरी तरफ नीमो यानी नीतीश मोदी मैजिक था? या फिर बीजेपी ने कोई ऐसा गुप्त हथियार चलाया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी? एसआईआर को लेकर बवाल ही बवाल हो रहा है। दबाव में जनता ही नहीं, बीएलओ भी हैं। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। कम से कम ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6 बीएलओ की आत्महत्याएं हो चुकी हैं। एसआईआर दबाव से जुड़ी बताई जा रही हैं। केरल में भी बीएलओ की आत्महत्या की खबर है। ममता ने दावा किया है कि एसआईआर शुरू होने के बाद राज्य में कुल 28 मौतें हुई हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर के काम से असहनीय दबाव में है बीएलओ। तो ये आज सारे राज खुलने जा रहे हैं। बिहार की सियासत की खुफिया फाइल खुलेगी। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह से बताएंगे वो कि कैसे तंत्र से बीजेपी की जीत हो रही है और साफ साफ उसको फायदा हो रहा है, और विपक्ष कहां पर बड़ी चूक कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो सवाल शीतल पी सिंह से। यहाँ हम बेबाक अंदाज में करेंगे सियासत की परतों का पोस्टमार्टम और निकालेंगे असली सच। धन्यवाद अंकुर। जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इसमें जो राजद की ओर से तेजस्वी की तो एक म्यूटेड सी प्रतिक्रिया है कि जनता का फैसला है टाइप जो होती है, और शिरोधार्य है, देखेंगे वगैरह। लेकिन उनके जो एक ऐसे सहयोगी हैं जो चर्चित हैं आजकल तमाम कारणों से। शक्ति सिंह ने कहा है कि वो उसको कोर्ट में चुनौती देंगे, धांधली हुई है ईवीएम वगैरह की। एक जगदानंद सिंह उनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, और उनके बेटे सांसद हैं, एक बेटे चुनाव लड़े थे, इस बार हार गए। उनका बयान है कि साहब हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट पहले से डाला हुआ था, वो 25,000 से शुरू हुए। तो मतलब वो ये दोनों जो शिकायतें हैं जो आई हैं उनके नेताओं के द्वारा राजद के, वो बताती हैं कि उनको ईवीएम धांधली का शक है, और वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है वो बताती है कि वो कह रहे हैं कि ये हम तो पहले से ही जानते थे कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जो जिसकी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, और ये पहले से ही रिग करने के लिए इलेक्शन किया गया था, यानी बेईमानी करने के लिए किया गया था। है इस बीच पत्रकारों के विभिन्न ग्रुप्स जो वहाँ काम कर रहे थे, बहुत सारे चैनल जो उसकी विश्लेषण कर रहे थे चुनाव का, बहुत सारे विशेषज्ञ जो उसका अध्ययन कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो डाटा वगैरह पर काम करती हैं, प्री पोल चुनाव से पहले लोगों की भावना पढ़ने की बात करती हैं, और चुनाव के दौरान जब वोट पड़ता है तो उस समय एग्जिट पोल वगैरह करती हैं, कुछ पोस्ट पोल भी करती हैं। इन सब के भी तमाम आकलन अब हम लोगों के सामने हैं, और इन सब चीजों से दो तीन चीजें साफ होती हैं। एक, कि जो विपक्ष है महागठबंधन के रूप में, उसको जो वोट 2020 में मिला था, लगभग वही वोट उसके पास अभी भी है। जो मतदाता बढ़े हैं उसी प्रतिशत पे उसका थोड़ा बहुत वोट बढ़ा है, यानी दोनों समय में उसका जो अंतर है बहुत ही मिनिमल है, लगभग नहीं है, मतलब वही स्थिर रहा है, ये माना जा सकता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से जो सत्तारूढ़ गठबंधन था एनडीए के रूप में, उसके मतों में एकाएक एक भारी वृद्धि कैसे हो गई, और ऐसा ऐतिहासिक नतीजा आ गया जिसमें 85-90% सीटें एक तरफ चली गई। तो ये आज के वक्त का सबसे प्रमुख सवाल है, जो चुनाव में तरह तरह की बातें मीडिया में, सोशल मीडिया में और सामाजिक विमर्श में अपने अपने हिसाब से लेके प्रस्तुत है। कुछ चीजें मैंने अभी तलाशने की और समझने की कोशिश की। कुछ चीजें हम लोग कहते आ रहे हैं जिनकी पहले से हमारी निगाह में हम समझते हैं कि वो चीजें हैं जिनको जैसी हैं वो ठीक नहीं है, उनको कहा जाना चाहिए। चुनाव आयोग के गठन का जो कानून बना है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, वो मुद्दा है। उसके बाद किस तरह से एक कोर्ट्स वगैरह ने इन मामलों पर अभी कोई ऐसी सुनवाई करके कोई नतीजा नहीं निकाला है, वो एक मुद्दा है। फिर उसके बाद हमने पाया कि इस चुनाव के दौरान एकाएक SIR जो आया, सर जिसको कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो आया,
इसकी हम लोगों ने और तमाम पत्रकारों ने भी, राजनीतिक दलों ने भी इस पर सवाल उठाए थे। अब चूंकि ये अन्य राज्यों में भी हो रहा है और जिस राज्य में मैं हूं उत्तर प्रदेश, वहां भी हो रहा है और हम अब उसको ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, चूंकि बिहार में मैं नहीं था, कम समय के लिए जा पाया था, लेकिन यहाँ मैं अब जो शिकायतें आ रही हैं उससे मेरी समझ में आ रहा है। और हम कह सकते हैं कि जो ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, ये फैसला सत्तारूढ़ दल को सीधे सीधे फायदा पहुंचा रहा है। ये इसलिए पहुंचा रहा है कि ये सत्तारूढ़ दल को मालूम है, सरकार उनके हाथ में होने के नाते उनके पास डाटा बैंक है, इंफॉर्मेशन वो ले सकते हैं। और वैसे ही इंफॉर्मेशन आम है कि जो इन राज्यों के दल हैं, ज्यादातर राज्यों के देश में जो विपक्ष के आप कह सकते हैं जिसमें विपक्ष अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो सांगठनिक रूप से जो बीजेपी या आरएसएस है उसकी तुलना में वो नगण्य है। और ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, इसमें जो ये जिद है चुनाव आयोग की कि हम 1 महीने में ही करा लेंगे, एकदम जल्दी वाली जो बात वो करते हैं, इससे ये पूरी प्रणाली जो है तनाव में है। और केरल में तो एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है इस तनाव की वजह से, ये कहते हुए। कई जगह इसकी शिकायत हुई है, कई जगह प्रेस वगैरह में बयान दिए हैं, कई जगह ऑफ द रिकॉर्ड बयान है, कई जगह ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो जो बीएलओज नाम की एक हमारी संस्था है जो हमारे लोगों को इसमें चुनाव की जो लिस्ट बनती है उसमें नाम दर्ज करती है, वो संस्था जो है जो राज्य कर्मचारियों से, खासकर अध्यापकों वगैरह से बनती है, वो बहुत तनाव में है। अपना काम करते हुए उन्हें एक बहुत तय सीमा में जो 1 महीने की है इस समय, वो सारी लिस्टें करनी है। अच्छा, उनकी बड़ी बड़ी संख्या होती है। अच्छा, दूसरा, इस प्रणाली में पहले जो प्रणाली 2003-4 में लागू हुई थी उसमें और आज की प्रणाली में यह फर्क कर दिया है कि चुनाव आयोग ने भारत जैसे अशिक्षा के मारे हुए, गरीबी के मारे हुए, जातिवाद के मारे हुए साधारण लोगों को यह असाधारण जिम्मेदारी दे दी है कि अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये कागज है, बीएलओ से मिलना, फॉर्म अप्लाई करना, भरना, ये जिम्मेदारी इसके पहले बीएलओ की थी 2003-4 में। अब ये उलट के वोटर के ऊपर आ गई है। अब हमारे बहुत सारे लोग बहुत साधारण हैं, वो बहुत ही कठिनाइयों में जीवन यापन करते हैं, वो इतनी टेक्निकलिटीज में के भेद्य नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे निरक्षर भी हैं, बहुत सारे गरीब हैं, इन कानून कायदों को नहीं जानते, और वो पैसे से बहुत मोहताज है। हर चीज में कुछ खर्च लगता है, इस तरह के फॉर्म भराने के लिए भी कुछ खर्च लगने लगता है, वो इससे सबसे डरते हैं। ऐसे लोग इस प्रणाली से छट सकते हैं काफी बड़ी संख्या में, और ऐसा होगा कि उसमें त्रुटिपूर्ण लिस्टें बनेंगी, जैसे बिहार में बनी कि कहा गया कि हमने मृतक अलग कर दिए और जो लोग बाहर रहते थे वो अलग कर दिए। बाद में हमने पाया कि ठीक है, उसमें कुछ हद तक जो उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन उसमें यह भी सही है कि बहुत हद तक उसमें और गड़बड़ियां आ गई। बहुत सारे मृतकों के नाम आ गए और बहुत सारे ऐसे लोगों के जो वहां थे उनके नाम कट गए, और बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं उनके नाम जुड़ गए। और हमें नहीं पता कि जो बाद में 3,34,000 नाम एकाएक, यानी चुनाव शुरू हो जाने के बाद आखिर में बीएलओज को दिए गए, जिस दिन वो लोग मूव कर रहे थे, ये कहां से आए? तो ये सारी प्रणाली बहुत शंका पैदा कर रही है, और ये सारी प्रणाली जो है बराबरी का जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहलाता है, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो बराबरी पैदा करे, ये उसके विरोध में। अब जगह जगह से शिकायत उत्तर प्रदेश से आ रही है, खासकर मुस्लिम इलाकों से, दलित इलाकों से, कि वहां ये बीएलओज उनको परेशान कर रहे हैं। किस बात पर परेशान कर रहे हैं? कि वो आधार कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करा दिया है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने अपने कोर्ट में भी मान लिया और बाहर एक आदेश निकाल के भी मान लिया, लेकिन उनका बीएलओ नहीं मान रहा है। अब इसकी लड़ाई वो बेचारा गरीब आदमी जो वकील कर सकता है ना, कोई मतलब वो तो जिंदा रहने के लिए परेशान है। 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे के जिंदा रखते हैं, उससे आप ये उम्मीद करें कि वो अपना बीएलओ से मिल के, लड़ भिड़ के, फॉर्म भर के, जो अनपढ़ आदमी वो फॉर्म भर के और आपके जरूरी कागज आपको जुटा के और अपने को वोटर बनवा ले। ये जो शर्तनामा है, और 1 महीने के भीतर 4 तारीख को खत्म भी कर देना है आपको,
ये चीज सत्तारूढ़ डिस्पेंसेशन वाला जो दल है ये उसको फायदा पहुंचा रही है। ये साफ नजर अब मुझे, अब तो उत्तर प्रदेश में तो मैं बड़े आराम से इसको देख पा रहा हूं, क्योंकि सब जगहों से शिकायतें एकाएक आ रही हैं और सब जगहों से ये शिकायतें हैं कि टारगेटेड वोटर्स जो है परेशान है। ऐसे वोटर्स जिनके बारे में ये शक है या जिनके बारे में ये धारणा है कि वो विपक्ष को मत देते हैं या उनका एक समर्थन उधर रहता है, वो लोग और गरीब लोग जिनके बारे में भी ये है कि वो शायद सरकार की नीतियों से नाखुश रहते हैं, उन सबको आप, उनके एक बड़े हिस्से को आप काट देंगे या कंफ्यूज कर देंगे इस पूरी एक्सरसाइज में। पहली तो ये एक बड़ी भारी विडंबना पैदा हो गई। दूसरी विडंबना ये है कि हमारा जाति आधारित समाज है जिसमें हम देख रहे हैं कि पिछड़ी जातियों, दलित, आदिवासी वगैरह के लिए बहुत सारी हमने अफर्मेटिव एक्शन चलाए, लेकिन उनका कुछ हुआ नहीं अभी तक ऐसा कि वो सामाजिक प्रतिनिधित्व में बहुत आगे नजर आते हो। बिहार की जनगणना इसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश वगैरह में इसके तथ्य है। अब क्या होता है कि जब आप बड़े अधिकारियों की फौज जो इन चीजों के मामले में उस समय निर्णायक होती है, चाहे वो काउंटिंग हो रही हो, मतदान हो रहा हो, मतदाता लिस्ट बन रही हो, वहां पर क्या होता है, ये जाति का रोल जो है बड़ा प्रमुख हो जाता है। ये हम एड्रेस कर पाने में असफल हैं और इसको हम पारदर्शी बनाते नहीं हैं, कोई जवाब कहीं देता नहीं है। तमाम चीजों का प्रेस में आया कि साहब ऐसे लोग, मतदाताओं की सूची है जो एक राज्य में वोट दे रहे हैं और फिर वो संगठित रूप से दूसरे राज्य में भी आके वोट दे रहे हैं, सबके सब सत्तारूढ़ दल से संबंधित निकल रहे हैं। चुनाव आयोग इस पे एक हर्फ नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के जरिए उसको नोटिस हुआ है इस पर। अब जब वो जवाब देगा तब वो सुना जाएगा, फिर कोर्ट उसमें क्या करेगी, फिर इधर से लोग जवाब देंगे। मतलब ये चीज अनिश्चितकालीन फैली हुई है, तब तक कई चुनाव हो जाएंगे और इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिल ही रहा है। अब काउंटिंग में से आज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, जो इस कार्यक्रम में मैं डालना चाहता हूं, एकदम ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड शामिल हुए व्यक्ति से फोन पर मेरी बातचीत है। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन तथ्य आपको इशारा कर देंगे। एक तो कमी यह हुई कि इन दलों के पास एसआईआर के दौरान बीएलएज नहीं थे। हम कई कार्यक्रमों में उसकी बात बता चुके हैं, एक चिट्ठी भी मैं पढ़ चुका हूं एक बीएलओ की। अभी आत्महत्या वगैरह की बात मैंने बताई दी, वो तनाव में है, कठिनाई में है, समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी बात काउंटिंग के दौरान होती है, एक तो डेस्क लगती है जिसपे वो मशीन खोली जाती है, उसको वहां पे सबके एजेंट रहते हैं, वो नोट करते हैं अपना, और वहां से एक कागज की पर्ची आरओ के पास चली जाती है, क्योंकि कई बेंच लगी रहती है, सब बेंचों की पर्ची आरओ के पास आती है। आरओ उन पर्चियों को मिला के दलों के हिसाब से उसको आगे बढ़ा देता है, फिर वो चुनाव आयोग के की जो प्रणाली है उसमें जाके वो चुनाव आयोग की लिस्ट में आ जाती है कि किस दल को पहले राउंड में कितना वोट मिल रहा है। अब ये आई है एकदम ऑथेंटिक शिकायत कि एक जगह कुछ मुस्लिम अधिकारी थे बीएलओज के रूप में, जो वहां काउंटिंग में दूसरे रूप में होते हैं। उन्होंने ये देखा कि जो आरओ वाले सज्जन हैं, उन्होंने जब देखा कि सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी 10, 20, 25, 50 वोट से पीछे हो गया है, उनके पास सारी पर्चियां आई, बाकी लोगों के पास तो अपनी डेस्क की एक पर्ची भेज रहे हैं, उनके पास सारी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक अनाउंसमेंट के बाद दूसरे अनाउंसमेंट से पहले, अनाउंसमेंट तो अब उस तरह से होता नहीं है, उन्होंने उस संख्या में उल्टा कर दिया। यानी जीत रहा था मान लीजिए विपक्ष, अगले राउंड में पता चला उन्होंने 135 वोट से पक्ष को पीछे कर दिया। वो पेंसिल की लिखी पर्ची है, वो भी कच्चे कागज पर पेंसिल से ही लिखते हैं। और आरओ के यहां भी विपक्षी कार्यकर्ताओं को बैठना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था कहीं नहीं थी बिहार में। हो सकता है कुछ जिलों में रही हो जहां बहुत कैमरा उमरा पत्रकार का डर रहा हो, लेकिन सामान्य इलाकों में एक जिले से मेरे पास ये सूचना है कि आरओ के पास वहां विपक्षी दलों के कार्यकर्ता नहीं बैठे थे। और इतनी योग्य वो नहीं है, ये बात भी जानते हैं सत्तारूढ़ दल वाले कि सब आपस में फोन ऑन करके फोन अंदर ले जाने नहीं दिए जाते, कि वो मिला उला लें एक एक सारी डेस्क से और जोड़ ले कि भाई एग्जैक्ट कितना चल रहा है। वो आरओ के अनाउंसमेंट पर निर्भर है। इस तरह की धांधली भी हुई है, क्योंकि इस मामले में इसके आगे का कदम हुआ कि दक्षिण भारत के एक आईएएस अधिकारी को वो पर्यवेक्षक के तौर पर उसमें काउंटिंग में बनाया गया था, पर्यवेक्षक के बाद जो भी पद होता होगा काउंटिंग के समय। और वो सज्जन दक्षिण भारत से आए थे, उनके पास ये लोग शिकायत करने गए कि साहब आरओ साहब गड़बड़ी कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा मैं देखता हूं। जब आधा घंटा पौन घंटा हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, बात फिर बढ़ गई, कई राउंड हो गए, दूसरी चीजें बढ़ गई, तो ये लोग फिर 2-3 लोग गए, तो वो उल्टे बिगड़ गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम सस्पेंड हो जाओगे, तुम नेतागिरी कर रहे हो, ये यूनियन बना रहे हो क्या यहाँ पे। उन बेचारों को जूनियर अधिकारी से डांट के भगा दिया उन्होंने। ये फैक्चुअली हुआ है। तो हम इस पूरी प्रोसेस में बहुत जगह बहुत सी त्रुटियां देख रहे हैं, और इन त्रुटियों का सबका फायदा हम सत्तारूढ़ दल की ओर जाते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए जहां ये विपक्ष के लोग मोटा मोटी निशाना लगा रहे हैं, चूंकि जनता में परसेप्शन है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लेकिन जो संकेत और तथ्य आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि प्रोसेस में कई जगह लूप होल्स हैं। मतदाता सूची बनाने की प्रोसेस में, उसमें नाम घटाने और बढ़ाने के मामले में, चूंकि विपक्ष ठीक से तैयार नहीं है, और 2003-4 में जो एसआईआर की कार्रवाई हुई थी वो 1 महीने की नहीं थी, शॉर्ट नोटिस की। ये जबरदस्ती इन्होंने इस बार 1 महीने की कर दी है। अभी तो उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा हो भी रहा है, लोग पूछ पाछ रहे हैं, तब तक वो डेट आ जाएगी। फिर बीएलओ की कृपा पे होगा कि वो जिसको रखे जिसको न रखे, और बीएलओ जो है वो जाहिर है किसी न किसी को रिपोर्ट करते हैं सीनियर लेवल पे। फिर वो धीरे धीरे वो जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है और सरकारों का जैसा अफसरों पे दबाव होता है, वो सब चीजें जरूर इसमें माल प्रैक्टिस कर सकती हैं, डाल सकती हैं, डाल रही हैं। ऐसे संकेत आ रहे हैं। अगर विपक्षी दल चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं और उनके पास ये संगठन नहीं है, तो उनके जीतने की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। अगर वो बीएलएज नहीं क्रिएट कर सकते, काउंटिंग में उनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, और जरूरत पड़ने पर 10-20 हजार लोगों को इकट्ठा करके प्रशासन पे दबाव डालने की हैसियत नहीं है, तो अब जो चुनाव इस देश में होंगे, चूंकि चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने में उसकी कोई रुचि नहीं है, वो हर तरह से, चूंकि कानून के तहत वो संरक्षित है, वो हर तरह से सत्तारूढ़ दल की मदद करेगा, और इन चुनावों का धीरे धीरे अब सिर्फ एक ही मतलब होगा कि सिर्फ सत्तारूढ़ दल जीतेगा और बाकी लोगों को ताली बजानी, या कहीं कहीं सत्तारूढ़ दल इस मामले में चुनाव आयोग के की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जबरन हार जाए, जानबूझकर हार जाए, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो न चाहे तो विपक्ष उसको चुनाव लड़कर नहीं हरा सकता। ऐसे संकेत काफी जिम्मेदारी वाले इलाकों से आ रहे हैं। तो आज यही मैं बताना चाहता। बिल्कुल, तो मुख्य मुद्दा यही है कि वन टेक में शीतल जी ने खत्म कर दिया। तो मैं आखिर में क्लोजिंग ये कर रहा हूं कि जो उन्होंने खुद कहा कि विपक्ष को इस तंत्र से लड़ने के लिए वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे बिहार में बता रहे थे कि जमीन पे कुछ इनके बीएलए वगैरह थे ही नहीं, जो करना था बीजेपी ने कर लिया। और ये भी सूचना आई कि जो माइनॉरिटीज थे वो तो घुस घुस के उन्होंने अपना सब करा लिया था। और वो भी अम्बरीश जी से भी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि वो लोग तो लगे पड़े हैं, लेकिन बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। और सब कह रहे हैं, बीएलओ खुद कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दे दिया, हमारा फोन देखो, इस मोबाइल से मैं क्या कर पाऊंगा। तो परेशानी तो बहुत है, लेकिन वही है कि विपक्ष को अपना मुद्दा अभी यूपी में हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी को, बाकी दलों को, बंगाल में ममता बनर्जी। एक लाइन और कहूंगा कि दुर्भाग्य से जो मीडिया नाम का हमारी चीज है, अजीत अंजुम के अलावा किसी ने फील्ड में इस पूरी प्रोसेस पर कोई फील्ड में काम नहीं किया। जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, अजीत अंजुम ने जब वो फील्ड में एसआईआर के मामलों में बीएलओ कैसे काम कर रहे हैं, क्या लिस्ट बन रही है, उस पे एक पत्रकार गया। बाकी सब जगह या तो सरकार की ओर से उनकी तारीफ करने वाले लोग थे, या सरकारी प्रचार की ओर से कोई खबर बना के लोगों को दे रहे थे। किसी ने इसका थारो अध्ययन न इसका किया, न इन सवालों का किया जो मैं आपके कार्यक्रम में दे रहा हूं। बिल्कुल, तो अब अध्ययन विपक्ष को भी करना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, अदरवाइज तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। जैसा कि शीतल जी ने कहा, तंत्र मजबूत है, उस तंत्र से मजबूत से लड़ने के लिए आपको अपना भी एक तंत्र बनाना पड़ेगा। विपक्ष मजबूत टक्कर देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर केवल वो जो फील्ड है समान तो है नहीं लड़ने के लिए, तो उस पर आप जीत नहीं पाएंगे। जो भी होगा इस यूपी में और बाकी जो जहां राज्यों में एसआईआर हो रहा है, कुछ नई खबर आएगी, हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.